बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग टूम रेडर। कहानी की शुरुआत होती है रिचर्ड क्रॉफ्ट की आवाज से। वो बताता है कि जापान की जो पहली रानी थी उसका नाम हिमिको था। उसके पास जादुई शक्तियां थी जिससे वो किसी भी चीज को छू कर बर्बाद कर सकती थी या किसी को भी मार सकती थी। लेकिन उसके जर्नल्स ने उसे धोखा दिया। वो उसे ट्रेजरस डेविल सी के एक आइलैंड पर ले गए और वहां पर उसे चट्टानों के नीचे दफना दिया गया। कहा जाता है कि आज भी वो जिंदा है और इंतजार में है कि कोई उसे आजाद करवाए। मेरे पास वो नक्शा है जिससे मैं हमीको को ढूंढ सकता हूँ और वो मैं पहला इंसान बनना चाहता हूँ जो उसे ढूंढ ले। पर इसके लिए मुझे अपनी बेटी लारा, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसे पीछे छोड़ना पड़ा। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब लारा बड़ी हो चुकी है। वो बॉक्सिंग करती है जहाँ पर उसका ट्रेनर उसे कहता है कि तुम्हारी कई महीनों की फीस बाकी है, अगर तुमने फीस नहीं दी तो तुम्हें यहाँ आने नहीं दिया जाएगा। लारा को दिखाया जाता है जो साइकिल पर कुरियर का काम करती है और एक दिन वो अपने साथ काम करने वाले लोगों से पैसों के लिए साइकिल रेस करती है। लारा सबसे आगे होती है, लेकिन आज भी वो लोगों के चेहरों में अपने पिता रिचर्ड को ढूंढती है जो बचपन में हमीको की खोज करने के लिए चले गए थे। लारा का इससे ध्यान भटकता है और उसकी साइकिल एक पुलिस की गाड़ी से टकरा जाती है। लारा को अरेस्ट कर लिया जाता है। वहां पर उसकी बेल करने के लिए उसके पिता की बिजनेस पार्टनर आती है और वो लारा को समझाती है कि तुम अपने पिता की उत्तराधिकारी हो, तुम्हें उनके बिजनेस को, पैसों को, प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन लारा ये चीज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। आज से 14 साल पहले जब वो 7 साल की थी, उसके पिता हमीको की खोज करने के लिए चले गए थे जो आज तक लौट कर नहीं आए। सरकार ने उन्हें डेड घोषित कर दिया, लेकिन लारा को आज भी विश्वास है कि उसके पिता जिंदा हैं। कुछ दिनों बाद लारा को एक बार फिर से उसके पिता की बिजनेस पार्टनर बुलाती है और उसे कहती है कि अगर तुमने पेपर्स पर साइन नहीं किए तो तुम्हारे पिता की जितनी भी चीजें उन सब को नीलाम कर दिया जाएगा। लारा पेपर्स पर साइन करने के लिए मान जाती है और तभी वहां पर बैठा हुआ एक आदमी लारा को उसके पिता का एक पजल देता है। वो लारा को बताता है कि तुम्हारे पिता की विल में ये भी था कि अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो ये जैपनीज पजल मेरी बेटी को दे दिया जाए। लारा को जब वो पजल दिया जाता है तो चंद ही सेकंड्स में उसे सुलझा देती है और वो एक बॉक्स होता है जो खुल जाता है। उसके अंदर एक चाबी होती है और एक मैसेज भी जिसमें लिखा होता है द फर्स्ट लेटर फ्रॉम माई फाइनल डेस्टिनेशन। लारा समझ जाती है कि उसके पिता किस बारे में बात कर रहे हैं। वो पेपर साइन किए बिना अपने पिता के टूम यानी कि मकबरे में जाती है जो उसके पिता ने अपने जाने से पहले बनवाया था। और जब वो वहां पर अपने पिता के नाम के पहले अल्फाबेट को प्रेस करती है तो वहां से एक की होल बाहर निकलता है और लारा जब उसे उस चाबी से खोलती है जो उसे पजल बॉक्स के अंदर मिला था तो साइड से एक दरवाजा खुलता है। ये तहखाने का दरवाजा होता है जहां पर उसके पिता की बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर एक कैमरा भी होता है जिसमें उसके पिता ने उसके लिए एक मैसेज रिकॉर्ड किया होता है। उसके पिता कहते हैं कि अगर तुम इस वीडियो को देख रही हो इसका मतलब मैं मर चुका हूँ। मैं जानता था कि तुम पजल सुलझा लोगी। तुम्हारी मॉम की मृत्यु के बाद मैं पूरी तरह से टूट गया था, इसीलिए मैंने दूसरी दुनिया की खोज करना शुरू किया। तब मुझे हमीको के बारे में पता चला जो जिंदगी और मौत पर कंट्रोल कर सकती थी। मैंने उस पर रिसर्च की और जब मुझे अपनी रिसर्च पर यकीन हो गया तो मैं उसकी तलाश में निकल पड़ा। अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यहाँ पर मेरी जितनी भी रिसर्च है उन सबको तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि अगर ये किसी गलत हाथों में लग गई तो इसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। पर लारा अपने पिता की इस बात को नहीं मानती और वो उनकी रिसर्च पेपर्स से पता लगा लेती है कि वो किस तरह से वहां गए थे और अब वो भी अपने पिता की खोज करने के लिए जाना चाहती है। लेकिन इसके लिए उसे पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो अपने पिता के उस पेंडेंट को जो उन्होंने उसे बचपन में दिया था उसे एक एंटीक शॉप में गिरवी रख देती है। और अब लारा जापान के हांगकांग शहर में पहुंच चुकी है जहां से उसे उस आइलैंड पर जाना है जिसका नाम यामाताई है। लारा के पास उस पानी की बोट की फोटो भी होती है जिससे उसके पिता गए थे। उसके पिता ने इस बोट वाले को $20,000 दिए थे और लारा भी उस बोट तक पहुंच जाती है। पर लारा को पता चलता है कि अब इस बोट में वो आदमी नहीं है जिसे उसके पिता ने $20,000 दिए थे, बल्कि उसका बेटा है। और उसका बेटा भी बताता है कि मेरे पिता भी कई साल पहले एक सफर पर गए थे, उसके बाद कभी नहीं आए। लारा समझ जाती है कि उसके पिता लूरेन के पिता के साथ ही गए थे और वो दोनों कभी लौट कर नहीं आए।
वो लूरेन को उस आइलैंड पर चलने के लिए कहती है, पर लूरेन साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि जिस आइलैंड पर तुम जाना चाहती हो वो डेविल सी के मिडल में है और वहां से कभी कोई लौट कर नहीं आता। पर लारा जब उसे पैसों का लालच देती है तो वो मान जाता है और ये दोनों उस सफर के लिए निकल पड़ते हैं। सफर में लारा को अपने पिता के डॉक्यूमेंट से ये पता चलता है कि ट्रिनिटी नाम का एक और ग्रुप था जो इन शक्तियों की खोज करना चाहता था, पर वो इन शक्तियों का इस्तेमाल दुनिया को अपने कब्जे में करने के लिए करना चाहता था। रात को अब समंदर में तूफान आ जाता है और लूरेन बताता है कि ये तूफान इस बात का सबूत है कि हम डेविल सी में पहुंच गए, यानी कि आइलैंड आसपास ही है और यहाँ पर लहरें इतनी ऊंची होती है कि इन्हें बोट से कूदना पड़ता है। लारा की जब आंखें खुलती है तो वो एक आइलैंड पर होती है और ये यामाताई आइलैंड ही होता है, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती कोई उसे बेहोश कर देता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने मिथाइस नाम का एक आदमी होता है जो यहाँ पर सभी लोगों का लीडर होता है और ट्रिनिटी ग्रुप के लिए काम करता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से सिर्फ फोन कॉल कर सकता हूँ और तब तक वापस नहीं जा सकता जब तक मैं अपनी रिसर्च को पूरा नहीं कर देता। वो लारा को उसके पिता की डायरी भी दिखाता है जो उसने लारा के बैग से निकाल ली होती है। वो कहता है कि ये इस दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है जो मुझे चाहिए थी। तुम्हारे पिता रिचर्ड की रिसर्च बेमिसाल थी, लेकिन मुझे उन्हें मारना पड़ा, पर अब उसका कोई भी मलाल नहीं है क्योंकि उनकी डायरी मेरे पास है। इसके बाद लारा को बाहर भेजा जाता है और वो देखती है कि यहाँ पर बहुत सारे बंदी हैं जिनसे काम करवा रहे होते हैं। ये चट्टानों को ब्लास्ट कर रहे हैं क्योंकि ये किसी भी तरह से हिमिको को ढूंढना चाहते हैं। यहाँ पर लूरेन भी होता है जिसके साथ लारा यहाँ तक आई थी, उसे भी बंदी बना लिया गया है। वो लारा को बताता है कि यहाँ पर जितने भी लोग बंदी हैं या तो फिशरमैन हैं या वो लोग जिन्हें झूठ बोलकर यहाँ तक ले आए और अब ये सब उनके गुलाम हैं। अब ये सब के सब एक दूसरी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर मिथाइस इन सब को लेकर आया होता है और वो लारा के पिता रिचर्ड की डायरी में देखता है कि उसमें एक चट्टान की फोटो है और ठीक वैसी चट्टान उसके सामने होती है, जिसे देखकर मिथाइस खुश हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि उन्हें हिमिको अब यहीं पर मिलेगी। लारा और लूरेन समझ जाते हैं कि ये इन्हें मार देंगे। लूरेन लारा से कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। तभी लूरेन अपने सामने खड़े गार्ड पर हमला करता है और लारा को भागने के लिए कहता है। लारा यहाँ से भाग जाती है, गार्ड उसका पीछा भी करते हैं, उस पर गोलियां भी चलाते हैं और जब वो एक गिरे हुए पेड़ से नदी पार करने की कोशिश करती है तो वो नदी में गिर जाती है। नदी का बहाव बहुत तेज होता है और सामने एक बहुत गहरा झरना, पर वहां पर एक क्रैश प्लेन होता है जिसे पकड़कर लारा बच जाती है। वहीं लूरेन को दिखाया जाता है जो भागने की कोशिश करता है पर मिथाइस उसके कंधे पर गोली चलाता है जिससे उसे दोबारा पकड़ लिया जाता है। वहीं लारा को दिखाया जाता है जो क्रैश्ड प्लेन के ऊपर है। वो किसी तरह से किनारे तक पहुंचना चाहती है पर यह बहुत पुराना होता है, वो बीच से टूट जाता है। पर लारा किसी तरह से प्लेन के अंदर पहुंच जाती है जहां उसे एक पुराना पैराशूट मिलता है। उस पैराशूट की मदद से वो इस जगह से निकल जाती है और वो किनारे पर पहुंच जाती है, पर यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। लारा जब रात को सो रही होती है तो उसे एहसास होता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। ये मिथाइस का आदमी होता है जो उस पर हमला कर देता है। लारा ने बॉक्सिंग सीखी है इसीलिए वो उसे मार देती है। तभी वो देखती है कि कोई अनजान आकृति उसे देख रही है। वो उसका पीछा करती है। वो आदमी एक गुफा में चला जाता है और जब लारा उसके पीछे गुफा में जाती है तो वो देखती है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसके पिता रिचर्ड है। वो बताती कि मैं आपकी बेटी हूँ। रिचर्ड इतने सालों से इस आइलैंड पर अकेला है इसीलिए उसे लगता है कि ये उसका भ्रम है, पर जल्दी वो समझ जाता है कि ये सच में उसकी बेटी लारा है। वो उसे अपने गले से लगा लेता है। अगली सुबह लारा अपने डैड रिचर्ड को बताती है कि आपकी डायरी अब मिथाइस के पास है। इससे रिचर्ड बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि उसे जला देना। मिथाइस और उसकी ऑर्गेनाइजेशन ट्रिनिटी हिमिको की पावर्स का गलत इस्तेमाल करना चाहती है। लारा कहती कि हमें यहाँ से निकलना होगा। उसके पिता कहते कि हम यहाँ से नहीं निकल सकते। वो बताती है कि मिथाइस के पास एक सैटेलाइट फोन है, अगर हम वो हासिल कर ले तो हम बाहर से मदद मंगवा सकते हैं। और रिचर्ड मना कर देता है। वो कहता है कि मिथाइस के पास पूरी आर्मी है, हम उसका सामना नहीं कर सकते। लारा खुद ही यहाँ से धनुष लेकर निकल जाती है। वही मिथाइस को दिखाया जाता है जिसे वो दरवाजा मिल जाता है जिसके अंदर जापान की पहली रानी हिमिको का टूम्ब है। इस बात से वो बहुत खुश होता है और सैटेलाइट फोन से अपने सीनियर्स को बताता है कि हमें टूम्ब मिल चुका है, आप यहाँ पर किसी को लेने के लिए भेज दीजिए। वहीं लारा भी इस जगह पहुंच जाती है। वो गार्ड को मारकर सबसे पहले लूरन और यहाँ पर जितने भी बंदी होते हैं उन सब को छुड़ा लेती है और ये सब के सब मिलकर यहाँ पर सभी गार्ड्स पर हमला कर देते हैं। वहीं रिचर्ड को दिखाया जाता है जो उस टूम्ब के दरवाजे के बाहर पहुंच जाता है जिसे ढूंढने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। पर इस दरवाजे को खोलने के लिए एक पहेली होती है। इस पहेली को सुलझाना होगा तभी ये दरवाजा
खोलेगा। यहाँ पर मिथाइस भी आ जाता है और वो उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और रिचर्ड से कहता है कि तुम्हें इस पहेली को सुलझाना होगा, पर वो साफ साफ मना कर देता है। अपने पिता को बचाने के लिए यहाँ पर लारा आ जाती है। लारा उसके एक आदमी को मार देती है और अब उसके सामने होता है मिथाइस। मिथाइस रिचर्ड के ऊपर गन तान देता है। वो कहता है कि अगर तुमने पहेली को नहीं सुलझाया तो मैं तुम्हारे पिता को मार दूंगा। ये पहेली वो पहेली होती है जिसे बचपन में रिचर्ड लारा से पजल पर सॉल्व करवाया करता था और इसीलिए उसे पता है कि इस पहेली को सॉल्व कैसे करना है। वो पहेली सॉल्व कर देती है और यहाँ पर टूम का दरवाजा गिर जाता है जो पिछले 2000 सालों से नहीं खुला और अब ये सब के सब इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद ही देखते हैं कि वहां पर एक गहरी खाई है जहां पर हजारों कंकाल हैं। ये सब के सब सीढ़ी से उस रास्ते को पार करते हैं तो ये देखते हैं कि दीवार पर लिखा होता है द डेथ ऑफ क्वीन टर्न्स डे टू नाइट, शी मस्ट डाई टू ब्रिंग बैक लाइफ। यानी कि रानी की जो मौत है वो दिन को रात में बदल देगी, पर उसे मरना पड़ेगा तभी जिंदगी वापस आएगी। अभी जब यहाँ से आगे जाते हैं तो इनमें से एक का पैर एक ब्लॉक में पड़ता है और दोनों तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं और नीचे का जो फ्लोर होता है वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है जिसके नीचे बहुत गहरी खाई है। तभी लारा को यहाँ पर चाबी का एक निशान दिखता है और वो सबसे कहते हैं कि तुम सबको यहाँ पर चाबियां मिलेंगी। वो देखते हैं कि वहां पर अलग अलग रंग की चाबियां होती है और एक एक करके जब ये चाबियां लगाते हैं तो इनकी कोई भी चाबी नहीं लगती। तभी लारा को लाइन याद आती है, क्वीन मस्ट डाई टू ब्रिंग बैक लाइफ। और लाइफ यानी जिंदगी का जो रंग होता है वो हरा होता है, इसीलिए वो येलो कलर के ऊपर ब्लू कलर की चाबी लगाती है जिससे ग्रीन कलर बनता है और यहाँ पर दरवाजा खुल जाता है। ये देखते हैं कि इनके सामने बहुत पुराना टूम्ब है जिसके अंदर हिमिको है। ये सब के सब उसके अंदर चले जाते हैं। इनके सामने हिमिको का कॉफिन होता है। लारा देखती है कि दीवार पर हिमिको की कुछ पेंटिंग्स बनी हुई हैं। वो कहती है कि इन पेंटिंग्स के हिसाब से हिमिको कोई मॉन्स्टर नहीं थी, उसे यहाँ लाया नहीं गया था बल्कि वो खुद यहाँ पर आई थी। और उसे दीवार पर लिखी लाइन एक बार फिर से याद आती है, द डेथ क्वीन टर्न्स डे टू नाइट, शी मस्ट डाई टू ब्रिंग बैक लाइफ। साथ ही वो कहावतें भी जिसमें कहा जाता था कि हिमिको जिसको भी हाथ लगाती थी वो मर जाती थी। यहाँ पर वो समझ जाती है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं थी बल्कि वो बीमार थी, वो एक वायरस से इन्फेक्टेड थी, इसीलिए वो यहाँ पर आ गई ताकि दूसरे लोगों को इन्फेक्शन ना हो और उसने खुद अपने आप को यहाँ पर दफन कर दिया। वही बात मिथाइस को और उसके दोनों लोगों को बताती है, लेकिन फिर भी वो कॉफिन को खोल देते हैं जिसके अंदर हिमिको का कंकाल होता है और जैसे मिथाइस के दो लोग उसे हाथ लगाते हैं एक आदमी उसी टाइम इन्फेक्टेड हो जाता है और वो एक मॉन्स्टर, एक ज़ॉम्बी बन जाता है। इससे पहले कि वो इन्हें मारता मिथाइस उसे खुद गोली मार देता है और अब यहाँ पर रिचर्ड को, लारा को और मिथाइस को सबको समझ में आ जाता है कि ट्रिनिटी चाहती है कि वो इस वायरस को उन तक पहुंचाए ताकि वो बायो वेपन बना सकें और इस वेपन के डर से वो पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर ले। मिथाइस को जब ये बात समझ में आती है तो वो हिमिको की एक उंगली काट लेता है क्योंकि उसे पता है कि नया वायरस बनाने के लिए इतना ही काफी है। पर इससे पहले कि वो यहाँ से निकलता, लारा मिथाइस के गार्ड पर हमला कर देती है। रिचर्ड भी वहां से गन उठाकर एक गोली मिथाइस को मार देता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। लारा इस जगह से भाग जाती है और मिथाइस का गार्ड उसका पीछा करता है, पर लारा इस जगह पर बिछे हुए मौत के जाल से उसे मार देती है। वहीं दिखाया जाता है कि रिचर्ड के ऊपर एक आदमी जो कि इन्फेक्टेड होता है वो हमला कर देता है। हालांकि रिचर्ड उसे मार देता है पर मिथाइस यहाँ से उंगली लेकर निकल चुका होता है। अब यहाँ पर वापस लारा आती है। रिचर्ड उसे कहता है कि मुझे मत छूना, मैं इन्फेक्टेड हूँ। दरअसल वो भी इन्फेक्टेड हो चुका होता है। वो लारा को कहता है कि बहुत जल्दी मैं अपने आप को और इस पूरी जगह को बॉम्ब से ब्लास्ट कर दूंगा ताकि वायरस बाहर की दुनिया में ना फैल सके। तुम्हें किसी भी तरह से मिथाइस को रोकना होगा। लारा जिसने अपने पिता को ढूंढने में कई साल लगा दिए, अब एक बार फिर से हमेशा के लिए उसके पिता उससे दूर होने वाले हैं। लारा को ना चाहते हुए भी अपने पिता को यहाँ से छोड़कर जाना पड़ता है और वो मिथाइस तक पहुंच जाती है जो वायरस लेकर यहाँ से निकलना चाहता है। इन दोनों के बीच में फाइट होती है। लारा उस सीढ़ी को गिरा देती है जिससे दूसरी तरफ पहुंच सकते हैं। ये देखकर मिथाइस पूरी तरह से गुस्से और दर्द से भर जाता है क्योंकि वो जानता है कि अब वो यहाँ से नहीं निकल सकता। वो वहां से लारा का हथियार उठाता है और उस पर हमला कर देता है और अब वो लारा को मारने वाला होता है कि तभी वहां रिचर्ड को दिखाया जाता है जो बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है जिससे हिमिको का कॉफिन और पूरा का पूरा टूम नीचे ढह जाता है। मिथाइस का ध्यान इससे भटकता है जिसका फायदा उठाकर लारा उस पर हमला करती है और उसकी जेब से हिमिको की उंगली निकालकर उसके मुंह में डाल देती है, जिस वजह से मिथाइस भी इन्फेक्टेड हो जाता है और वो उसे लात मारकर उस खाई के अंदर गिरा देती है जहां पर हजारों कंकाल
होते हैं और ये वही कंकाल होते हैं जो हजारों साल पहले इन्फेक्टेड हुए थे। लारा अब किसी तरह से कूदकर खाई की दूसरी तरफ चली जाती है और वो बाहर की तरफ भागना शुरू करती है क्योंकि ये पूरी जगह ढह रही है। उसे वहां पर एक रस्सी दिखती है जिसे वो पकड़ लेती है। लूरेन ऊपर से उस रस्सी को खींच रहा होता है। वो लारा को बाहर निकाल लेता है, पर इस आइलैंड से निकलना इतना आसान नहीं है। पर तभी यहाँ पर ट्रिनिटी का हेलीकॉप्टर आ जाता है जो मिथाइस ने मंगाया होता है। ये पायलट को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और यहाँ पर जितने भी गुलाम होते हैं सब के सब उस हेलीकॉप्टर से वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। लारा लंदन जाती है और उन पेपर्स पर साइन करती है जो उसके पिता के वसीयत के पेपर होते हैं, जिन पर उसने आज तक इसलिए साइन नहीं किया था क्योंकि उसने अपने पिता की मौत को एक्सेप्ट नहीं किया था। पेपर साइन करके जब वो उन कंपनीज को देखती है जो उसके पिता ने खरीदी थी, तो इसमें एक कंपनी वो भी होती है जो उस आइलैंड पर सामान पहुंचाती थी। लारा को शक होता है और एक बार फिर से वो उसी तहखाने में जाती है जहां पर उसे उसके पिता का रिकॉर्डेड वीडियो टेप मिला था। और जब वो ट्रिनिटी की फाइल देखती है तो उसे पता चलता है कि ये एक एंशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सुपर नेचुरल चीजों पर अपना कब्जा करना चाहती है ताकि वो इंसानों को अपना गुलाम बना सके। और उसके पिता की जो बिजनेस पार्टनर एना है वो ट्रिनिटी की एजेंट है। जिन पेपर्स पर लारा से साइन करवाए उसके अकॉर्डिंग अब उसका उसके पिता की किसी भी चीज पर कोई भी अधिकार नहीं है। सारे के सारे राइट्स अब एना के पास हैं। पर लारा हार मानने वालों में से नहीं है। वो ट्रिनिटी से एना से लड़ने का फैसला करती है। इसके बाद वो उस दुकान पर जाती है जहां पर उसने अपने पिता का लॉकेट पेंडेंट गिरवी रखा था। उन्हें उनके पैसे वापस करती है और अपने पिता का पेंडेंट ले लेती है। तभी वो देखती है कि वहां पर उनके पास बहुत सारे हथियार भी हैं। लारा उनमें से 2 गन्स खरीद लेती है जो कि ट्रिनिटी के खिलाफ लड़ाई का एक आगाज है। इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2018 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.3। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।